हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे। तो आप लोग को एक सूचना देना था कि ये जितना भी क्वेश्चन का PDF जो है वो आपको अंकित क्लासेस के ऐप पे अवेलेबल है और अंकित क्लासेस का ऐप आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अगले दिन से या फिर 2-3 दिन के बाद आपको NTPC का जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको ऐप पे अवेलेबल मिलेगा और उसका मैथ और रीजनिंग दोनों का क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको YouTube चैनल और ऐप दोनों पे आपको मौजूद मिलेगा। चलिए हम लोग आते हैं अगले सेट पे, सेट नंबर 5 पे। सेट नंबर 5 का आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, कहा यह गया है कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग रेल द्वारा और 9/20 भाग कार द्वारा तय कर रहा है। उसके अलावा जो बच गया दूरी वो 10 किलोमीटर दूरी बचा हुआ है, जो किससे चलेगा? पैदल चलेगा। हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि अगर आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो आप क्या कीजिए, फ्रैक्शन का जो हर दिया हुआ है ना, आप ना उसका ना एलसीएम जो है अपना टोटल मान लीजिए। तो अगर हम इसका टोटल एलसीएम मान लेते हैं 15 और 20 का एलसीएम अगर लिया जाए तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। ये 60 है नहीं, 60 ना हम ले चुके हैं। आप ये बात बताइए कि पहले क्वेश्चन में कहा गया कि अगर हम रेल से जाते हैं, रेल से जो गए वो 2/15 भाग गए, तो 60 का 2/15 कितना? 15 चौका 60 और 4 आया, 4 दूनी 8, यानी 60 में से 8 जो जाएंगे वो 8 किससे जाएंगे? रेल से जाएंगे। 9/20 भाग किससे जाएंगे? कार से जाएंगे। तो आप ये बात बताइए कि कार से जो हम जाएंगे वो टोटल का कितना भाग? 9/20 भाग जाएंगे। 20 दिया 60, यानी 3 बचेगा और फिर 3 को अगर हम 9 से गुना करते हैं तो 27, यानी हम लोग कार से जाएंगे कितना? 27। जाना कितना था? 60, गए कितना है? 8 और कितना? 27। 8 और 27 दोनों को मिला दिया जाए तो अभी तक हम टोटल 35 चले गए हैं। आप ये बात बताइए कि शेष आपका जो बचा, वो शेष आपका बचा कितना? तो आप बता सकते हैं 60 में से 35 चले गए तो बचा जो हुआ है वो 25 है। लेकिन ये 25 किसके दूरी के बराबर होगा? तो 25 10 किलोमीटर के दूरी के बराबर होगा। तो क्या 25 बराबर 10 किलोमीटर ले सकते हैं? ले सकते हैं। आपसे कहा उसकी कुल यात्रा कितनी थी? कुल यात्रा को आप क्या माने हुए हैं? 60 माने हुए। तो क्या हम लोग यहाँ से 25 का वैल्यू अगर 10 आया तो क्या हम लोग 5 का वैल्यू बता सकते हैं? 5 का वैल्यू 2 होगा, 5 से दोनों तरफ काट दिए। अब हमको बताना किसका वैल्यू है? टोटल कितना है? 60। तो 5 से 60 लाना होगा तो 12 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 को 12 से अगर गुना कर दिया जाए तो यानी कितना किलोमीटर जाएगा? 24 किलोमीटर जाएगा। यानी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना? 24 किलोमीटर। चले, जब भी क्वेश्चन में अगर फ्रैक्शन दिया हुआ हो, फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो, तो आप ना टोटल जैसे हम 60 माने, 60 हम कहीं से लाए नहीं है। ये 15 और 20 का ना एलसीएम, तो 15 और 20 का एलसीएम 60 है, तो 60 ले लिया और इसी के हिसाब से क्वेश्चन को बना दीजिए। पहला कहा 2/15 तो 2/15, दूसरा कहा 9/20 तो 9/20, यानी टोटल मिलाकर चला गया 35, छोड़ा कितना? तो 25। लेकिन जो बचा हुआ था वो किससे गया? पैदल। और पैदल कितना गया? 10। तो 25 का वैल्यू 10। आप एक एक नियम भी लगा सकते हैं। एक का वैल्यू 10/25 और फिर जाना था 60, टोटल 60 था तो 60 का वैल्यू निकाल दीजिए। नहीं तो आपने ये 25 को काट करके 5 और 2 में ले आए हैं। हम 5 2 में इसलिए लाए हैं क्योंकि 5 के मल्टीपल में 60 मिलेगा। तो 5 में 12 से गुना करेंगे तो 60, 2 में 12 से गुना करेंगे तो 24। आंसर आपका 24 आ जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन आपको रेस चैप्टर का है। क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि 100 मीटर का दौड़ है, ए ने बी को 10 मीटर से और सी को 13 मीटर से हरा रहा है। ए किसको हरा रहा है? बी को। आप बताइए कि अगर दौड़ 100 मीटर को हो या 1000 मीटर का हो, कोई भी व्यक्ति या कोई धावक तभी जीत सकता है जब वो फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। यानी जो सबसे पहले फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचता है वो धावक जीत रहा है। यानी ए हरा रहा है किसको? बी को। और किसको हराएगा? सी को हराएगा। इसका मतलब ए जो है
फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गया होगा पहले। दौड़ कितना का है 100 मीटर का, फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचा मतलब ए जो है 100 मीटर चल लिया हो। बी को 10 मीटर से हराएगा यानी बी 10 मीटर पीछे होगा, 10 मीटर पीछे होगा तो बी कितना मीटर जाएगा 90 मीटर। उसी समय सी 13 मीटर से हार सकता है यानी 13 मीटर से हारेगा तो कितना आएगा 87 मीटर। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या कि 180 मीटर का दौड़ हुआ है और बी सी को कितना मीटर से हराएगा ये आपसे पूछा गया। आप एक चीज सोचिए, अपने ए को हटा दीजिए और बी और सी को देखिए। जिस समय बी 90 गया उस समय सी कितना गया 87, यानी बी 90 जाता है तो सी 87 जाता है। यानी अगर 90 मीटर का दौड़ होता, अभी दौड़ है नहीं 90 मीटर, अगर 90 मीटर का दौड़ होता तो सी 3 मीटर से हार जाता। लेकिन आप खुद बताइए कि दौड़ कितना मीटर का है 180 मीटर का, यानी ये अगर 180 मीटर जाता है तो आप बताइए ये जो जाएगा इसका दोगुना यानी 7 का दोगुना 14, 4 बचा कितना 1, 8 दूनी 16 और 1 17। यानी आप कह सकते हैं कि बी 90 जाता था तो सी 87 गया, बी 180 जाएगा तो सी 174 जाएगा। कितना मीटर से हार जाएगा 6 मीटर से। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या मीटर से हार रहा है 6 मीटर से, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में आप ये बात नहीं कह सकते हैं कि 100 मीटर के दौड़ में बी सी को 3 मीटर से हरा देगा, नहीं हराएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 था तो ये 87 था, ये आगे बढ़ेगा तो ये भी आगे बढ़ेगा। तो दौड़ तभी कोई आदमी जीतेगा जब वो फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। अगर 100 मीटर का दौड़ होगा तो बी को ना आपको 100 मीटर चलाना पड़ेगा, तो सी तो बैठा हुआ नहीं रहेगा, सी तो और भी चलेगा आगे। तो जरूरी नहीं है 3 मीटर से हार जाएगा, ज्यादा से भी हार सकता है, कम से भी हार सकता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी कोई रेलगाड़ी है जो 50 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाता है। आपने एक चीज जान लीजिए, अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा या किसी सुरंग को पार करता है या किसी पुल को पार कर रहा है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई नहीं पार करेगा। रेलगाड़ी अपनी लंबाई के साथ साथ जिस वस्तु को पार कर रहा है ना उसकी लंबाई को भी पार करना पड़ता है उसको। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखिए कि ये 50 मीटर लंबा जो है ये रेलगाड़ी है और नहीं, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर रहा है। इसका मतलब ये कि ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये प्लेटफॉर्म कितना मीटर है 50 मीटर है, इसको पार करने में कितना सेकंड लगाएगा 14 सेकंड लगाएगा। आगे देखिए, कहता है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड। हम आपको बताए होंगे कि अगर कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करे या फिर कोई रेलगाड़ी किसी पुल पेड़ को पार करे या खंभा को पार करे तो उस केस में क्या है, रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई पार करता है। तो आप ये बात बताइए कि अगर हम व्यक्ति को पार करवा रहे हैं उस केस में रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई पार करता है और क्या सेकंड में पार कर गया 10 सेकंड में, यानी ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगा क्या सेकंड में 10 सेकंड। आप यहां से सिर्फ एक चीज देखिए कि दोनों में ना ट्रेन अपनी लंबाई पार कर रहा है। नीचे से ऊपर जब जा रहे हैं तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 50 मीटर बढ़ा तो सेकेंड कितना बढ़ गया 4 सेकेंड। यानी हम कह सकते हैं कि ये 50 मीटर जो चल रहा है ये 50 मीटर चलने के लिए इस रेलगाड़ी को कितना सेकंड ज्यादा लेगा 4 सेकंड ज्यादा लेगा। तो हम खुद बताइए कि अगर हम दूरी चले 50 मीटर और समय दे हम 4 सेकंड तो क्या हम स्पीड नहीं बता सकते हैं? रेलगाड़ी की चाल पूछा गया, आप खुद बताइए कि आपका रेलगाड़ी का स्पीड जो है वो कितना हो जाएगा, तो हम बता सकते हैं स्पीड बराबर दूरी बटे क्या समय। लेकिन आप इस दूरी को देखिएगा तो ये दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है। आपसे आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा। अभी हम दूरी बटे समय करेंगे ना तो आपका मीटर प्रति सेकंड आंसर आएगा और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलते हैं 18/5 से गुना कर देते हैं। क्या हम लोग ऐसा काम करें 50/4 ये मीटर प्रति सेकंड आएगा और 18/5 कर दे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। क्या यहाँ से आंसर आएगा? आ जाएगा। ये 5 से कटेगा कितना बार में 10 बार में, ये कटेगा 2, ये कटेगा 9, ये कटेगा कितना 5 और 9 बचे 45। आपका आंसर जो आएगा वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आंसर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 4। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, देख रहे हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक कार्य कुछ व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति कितना है नहीं पता, कह रहा है कि 100 दिन में पूरा कर दिया जाएगा, यानी कुछ व्यक्ति मिलेगा तो काम 100 दिन में पूरा हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि टोटल वर्क जो है वो मेन गुने डे होगा। तो अगर हम व्यक्ति की संख्या x ले लें, ये x व्यक्ति कितना दिन तक काम करेगा, 100 दिन तक काम करेगा। अब काम इतना है, आगे क्या कहा जा रहा है, किंतु 10 व्यक्ति अनुपस्थिति हो जाता है, यानी 10 व्यक्ति काम पर नहीं आ रहा है। अगर 10 व्यक्ति काम पर नहीं आएगा तो आदमी कितना आएगा, x माइनस 10। कहते हैं अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिन में काम पूरा हो रहा है, यानी काम कितना दिन तक हुआ, 110 दिन। आपसे पूछा गया कि प्रारंभ में व्यक्ति काम पर कितना लगाया गया, यानी प्रारंभ में x लगाए हैं, अपना x का वैल्यू बता दीजिए। क्या 0 0 काट के हटा दें, काट के हटा देंगे। अब वैल्यू कितना आएगा, 10x बराबर ये वैल्यू कितना होगा, 11x माइनस में कितना, 110। 110 को इधर बुला लीजिए, प्लस में हो जाएगा। ये 10 उधर जाएगा तो क्या बचेगा, x, यानी x का वैल्यू कितना, 110। यानी यहाँ पर प्रारंभ में जो व्यक्ति आया होगा वो प्रारंभ में व्यक्ति कितना आएगा, 110। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि प्रारंभ में व्यक्ति नहीं दिया हुआ था, हमने प्रारंभ में व्यक्ति ले लिए हैं x। ये x आदमी कितना दिन तक काम किया, 110 दिन तक काम, नहीं 100 दिन तक काम। कहते हैं अगर 10 आदमी नहीं आता तो 10 आदमी नहीं आया तो x माइनस कितना, 10। x माइनस 10 जो है वो कितना दिन तक काम करेगा, 110 दिन तक। आप ना x का मान यहां से निकाल सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं निकल भी गया होगा। चलें अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपया, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। वो पिछले सेट 1 या सेट 2 में भी हम इस टाइप का एक क्वेश्चन बताए हुए थे। आप देखिए यहाँ पर भी आप ना 5% के बारे में देख रहे हैं और टाइमिंग आपको दिया हुआ है 2 वर्ष। तो आप ये क्वेश्चन को ना परसेंटेज पे भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं परसेंटेज पर, तो आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर जो है, अगर 2 साल का दिया हुआ रहता है तो हम ना दोनों को गुना कर लेते हैं, तो 5 दूनी कितना, 10%। कंपाउंड इंटरेस्ट पर हम लोग आएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी परसेंटेज में आप देख सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का चलता है तो क्या होगा, सबसे पहले तो 5 का दुगुना 10 पॉइंट, फिर 2 साल का है तो 5 का स्क्वायर 25, यानी आपका टोटल वैल्यू यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25 आ जाएगा। आप खुद बता सकते हैं दोनों के बीच परसेंटेज में अंतर कितना है। क्या दिख रहा है, आप देखिए एक तरफ 10%, एक तरफ 10.25%, दोनों का अंतर 0.25%। 0.25% परसेंटेज का अंतर है, लेकिन रुपया में कितना का अंतर दिया हुआ है, 15 रुपया। क्या इसका वैल्यू 15 रुपया के बराबर लिखें, तो लिख सकते हैं। आप ये बात बताए वह धनराशि ज्ञात करें तो धनराशि कितना परसेंट, 100%। 100% कितना होगा, तो 15 बट्टे में। आप ना एक काम नहीं कीजिए, आप ना बट्टा उट्टा मत कीजिए, आप ना इधर से पॉइंट को हटा दीजिए। जैसे इधर पॉइंट हटाएंगे तो क्या डबल जीरो इधर बैठेगा, बैठ जाएगा। जैसे उधर बैठेगा डबल जीरो, ये 25 का क्या गुना चल रहा है, 4 गुना। आपने इसका भी 4 गुना करवा दीजिए। जैसे ही इसका 4 गुना हम करवाएंगे, आप बताइए कि 15 का 4 गुना कितना, 60, और 60 पर क्या जीरो आएगा, 2 जीरो। आंसर आपका कितना। आप कैलकुलेशन को जरूर कोशिश कीजिए कि छोटा से छोटा करें, आप कैलकुलेशन को लंबा नहीं कीजिए। इस क्वेश्चन में ये तो खैर आप जानते ही हैं, इससे भी आसान तरीका एक, आप इससे भी आसान तरीका को देखिए, हम इसको मिटा रहे हैं। आप इससे आसान तरीका, अगर आपका टाइम 2 साल दिया हुआ रहे, आप ना इससे भी आसान तरीका से बना सकते हैं। एक लाइन में आपका मूलधन आ जाएगा। आपको हम बताए होंगे मूलधन जब भी आ रहा है निकालना हो तो जो वैल्यू अंतर दिया हुआ है ना, सिर्फ इसको लिखिए और क्या करना है, 5%। तो 5% का वैल्यू 5 बटा कितना, 100, और इस 5 बटे 100 का ना उल्टा गुना 2 साल का है तो आप 2 बार लगा दीजिए। 2 बार लगाएंगे इसका मतलब क्या, 100 बटे कितना, 5, और एक बार और लगेगा 100 बटे कितना, 5। आप ये बात बताइए कि 5 2 बार आ गया, इसका मतलब 25। तो ये 25 को 5 गुने 5, 25 को 4 से काटेंगे तो 100 आएगा, और 15 चौका 60, और 60 पर क्या जीरो, डबल जीरो, और यही आपका कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज की दर से, सरल ब्याज का मतलब क्या, साधारण ब्याज से क्या हो जाता है, दुगुनी हो जाता है।
तो कहते हैं वही राशि कितने वर्ष में 4 गुनी होगी। आपने इसको पहले आप जो तरीका आप जान रहे हैं उस तरीका से देखिए। हमने एक एग्जांपल पहले ले रहे हैं। आपको पता होगा कि मूलधन मेरा परसेंटेज में 100% होता है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि 2 गुनी हो जाती है, तो आप खुद बताइए कि ये क्या परसेंट हो जाएगा। 200% हो जाती है, यानी वो मिश्रधन 2 गुनी हो रहा है, मिश्रधन हो गया 2 गुना। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना होगा। 100% आपका मूलधन ही है, 200% हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट, 100%। अपना सिंपल इंटरेस्ट यानी SI परसेंट बराबर, आपने ये सब भी बात जानते होंगे कि ये ना R गुण 80% होता है। और हमको अगर R निकालना होना तो हम क्या करते हैं कि ये SI परसेंट में या R%, ये SI नहीं आएगा, SI बटे कितना T कर देते हैं। और T निकालना होता है तो SI परसेंट में R% से भाग लगा देते हैं। यही काम ना आप थोड़ा सा पहले यहाँ कीजिए, उससे भी हम आसान तरीका भी बताएंगे आपको। का 7 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुनी हुई है। 2 गुनी हुआ, इसका मतलब SI परसेंट जो होगा वो 100% हो गया होगा। सही बात। लेकिन टाइम कितना लगा दिया, 7 वर्ष। आप बताइए कि टाइम हम 7 वर्ष लगा दिए इस 100% पुराने के लिए। कहां से आया 100%, आपको पता है अगर मूलधन 1 2 हुआ 200 तो SI परसेंट मेरा कितना होगा 100। क्यों, क्योंकि 200 में 100 मूलधन ही था। आप ये रेट निकालना चाहते हैं तो क्या इस 100 बट्टे आप 7% कह सकते हैं, कह सकते हैं। आगे क्वेश्चन में देखिए, आप कहता है कि 4 गुनी होना है, समय कितना लगाएंगे, वो कितने वर्ष लगेगा। यानी अपना रेट निकाल चुके हैं। आपका रेट कितना परसेंट है, आपका रेट 100 बट्टे 7%। अब आपके क्वेश्चन में 4 गुना कहा। आप ये बात बताइए कि अगर 4 गुना है तो मूलधन 100, तो आपका 4 गुना होगा तो ये कितना होगा 400, जिसमें आपका SI परसेंट कितना 300%। तो आप ये बात बताइए, अब हमको SI परसेंट जो चाहिए वो SI परसेंट कितना चाहिए 300%। अब आपके क्वेश्चन में रेट पता है, टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना होगा तो SI परसेंट में रेट से भाग लगा देंगे। और ये 300% बट्टे 100 बट्टे 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, और 7 दिया 21, यानी आंसर जो आएगा वो 6। अभी आप देखते हैं कि आपको 3-4 लाइन लिखना पड़ा है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपने इसको इससे भी आसान तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इससे आसान तरीका क्या है इसका। आइए, आपने पूरी वीडियो को जरूर देखा कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर इसी को दूसरे तरीका से देखते हैं। कहा गया 7 वर्ष, कोई बात नहीं, 7 वर्ष। आप बताए 2 गुनी, 2 गुनी का मतलब क्या, SI परसेंट कितना होना चाहिए, 2 गुनी में 100%। यानी हम लोग कह सकते हैं ये SI जो परसेंट में आएगा वो ना 100% है। आपने इसको 100% दिलवा दीजिए, दे दिए। आगे फिर देखिए, कहता है क्या गुना होने के लिए 4 गुना। 4 गुना का मतलब SI परसेंट कितना 300%। आप ये बात बताइए 100 से, आप बात समझिए, 100 से 300 आने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा। तो आप बताइए 7 से भी तो 3 गुना करना पड़ेगा, यानी आंसर कितना बढ़ा, 21। यानी जो गुना उधर हो रहा है वही गुना तो इधर भी करना पड़ेगा। आप इधर कीजिए, आंसर आपका 21%। चले, समझ में तो आ गया होगा ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। 7वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक निश्चित समय में 10%, निश्चित समय में 10% वार्षिक दर से मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3। मूलधन और ब्याज के बारे में कहा गया, और ब्याज कैसा होना चाहिए, तो ब्याज साधारण ब्याज होना चाहिए। मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 10:3, यानी ये 10, तो ये कितना हो गया होगा 3 हो गया। यानी मूलधन अगर 10 होगा तो ब्याज आपका कितना होगा 3 होगा। हम ना एक बात जानते हैं कि मूलधन को अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 100% होता है। ये अगर 100 हुआ ये 30 होगा, जाहिर सी बात।
मूलधन 100 तो ब्याज 30, इसका मतलब ब्याज ना 30% हो रहा है। ब्याज 3% हो रहा है, तो ब्याज को 3% होने के लिए कितना समय लगेगा? अगर आपका रेट 10% है, यानी ब्याज अगर मेरा 30% आ गया, आपके मन में अभी चलेगा कि 30 को आप 30% कैसे ले रहे हैं? आपका मूलधन 100 था, 100 के मान में 30 ब्याज दिए हैं, मतलब 30% ब्याज दिए। आप बताइए कि रेट आपका 10%, रेट आपका 10% है। जैसे ही रेट 10% होगा तो टाइमिंग कितना हो जाएगा? तो 30% और बट्टे में 10%। अभी कुछ देर पहले आप देखे थे टाइमिंग निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए SI परसेंट में रेट से भाग लगाते थे ना, आप लगा दीजिए। आप जैसे ही 10 से भागा लगा दीजिएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 वर्ष, और यही आपका आंसर आ जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 8वां नंबर, क्या कहा गया है 8वां नंबर में, सो देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है? किसी कक्षा में 15 विद्यार्थी का औसत आयु 15 वर्ष, यानी 15 विद्यार्थी है, उसका एवरेज भी 15 है। इनमें से 5 विद्यार्थी की औसत 14 और अगले 9 विद्यार्थी का औसत 16। 15वें विद्यार्थी का आयु ज्ञात कीजिए। आपको याद होगा हम परसेंटेज के 1-2 क्वेश्चन बताए हुए हैं। क्या कहे थे परसेंटेज में कि या तो आप एक नास फार्मूला जो टेबल पर बन रहा है, या तो आप उसको सॉल्व कीजिए उस पे, नहीं आप दूसरा कंडीशन सर्कल मेथड आप उस पे सॉल्व कीजिए। ये दोनों में से सॉल्व करने पर मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता है। हाँ, उसका दूसरा तरीका भी है उससे भी सॉल्व करने का, वो भी बात हम आपको बता रहे हैं। आप ये बात बताइए, नास फार्मूला तो ये नास फार्मूला क्या होता है? NAS। N का मतलब नंबर, A का मतलब एवरेज, S का मतलब सम ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का योगफल, जिसको हम ना नंबर और एवरेज को गुना कर देते हैं। आप फार्मूला जानते होंगे, एवरेज बराबर आंकड़ों का योगफल, उसको NS, और नंबर यानी N की संख्या, उसको N। आप खुद बताइए, S बराबर A गुने N कर देते हैं। आ जाइए, कहा 15 विद्यार्थी का औसत 15, तो 15 एवरेज 15, टोटल वैल्यू 225। फिर देखिए 5 विद्यार्थी का औसत 14, जहां जहां विद्यार्थी होगा N का मान लिखिए। औसत कितना? 14, तो 14 25 70। आगे 9 विद्यार्थी का औसत 16, तो 9 विद्यार्थी का औसत 16 नामक 144। आप बताइए कि 9 5 14 स्टूडेंट का वैल्यू कितना? 4 7 4 11, बच गया 1 1 कितना? 2। आप ना ये बात जान गए हैं कि 15 स्टूडेंट का वैल्यू 225, 14 स्टूडेंट का वैल्यू 214, एक विद्यार्थी बचा हुआ है, उसी का मान आपसे पूछ रहा है, बता सकते हैं। एक विद्यार्थी 15वें विद्यार्थी का आयु क्या हो जाएगा? आप बताइए 15वें विद्यार्थी का क्या हो जाएगा? 15वें विद्यार्थी का आयु हमको पता है कि अगर 15 विद्यार्थी में से 14 को निकाल देंगे तो एक विद्यार्थी बचेगा, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो आप बताइए ना, 225 माइनस 200 क्या? 14, यानी आंसर कितना? ठीक है, और यही आपका 11 वर्ष आपका जो है वो आंसर हो जाए। आगे बढ़े, इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं, बड़ा आसान है दूसरा तरीका भी। ये हम इसलिए बताते हैं कि ये ना आपको समझ में आ जाएगा ज्यादा, और बहुत दिन तक आपको ये बात याद भी रहे। आइए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका भी एक लाइन में बन जाएगा। क्या कहा गया कि 15 विद्यार्थी का औसत 15 है, हम ना 15वां विद्यार्थी का वैल्यू 15 मान लिए हैं। आगे देखिए, कहता क्या है कि इनमें से 5 विद्यार्थी का औसत 14। आप बताइए कि टोटल विद्यार्थी का एवरेज से ये कम है कि ज्यादा है? ये तो कम है। कितना कम है? तो 15 टोटल का था और 1 इसका कम है। अब ये कम है तो यहां प्लस चलेगा, और ज्यादा होता तो क्या होता? माइनस चलता। आप ये बात बताइए कि ये कम है, तो ये कम क्या विद्यार्थी का है? 5 विद्यार्थी का। और 5 विद्यार्थी का 15 से 14 है, कितना साल कम है? 1 साल कम है। 1 साल अगर कम है तो ये 5 विद्यार्थी का 1 साल कम होगा। इसका मतलब क्या साल कम होगा? 5 साल। लेकिन यहां पर क्या होगा? कम होगा तो वृद्धि, और वृद्धि होगा तो कमी। पहले तो जुट गया। आगे कहा 9 विद्यार्थी का औसत आयु 16 वर्ष। 16 वर्ष का मतलब 15 साल से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा होगा, तो यहाँ क्या होगा? माइनस। ये प्लस माइनस क्या किए? 15 से ये कम था 14, इसलिए प्लस। 15 से 15, ये प्लस क्यों हुआ? क्योंकि 15 से क्या था? 14 आया, यानी घट गया था। घटा तो ये वृद्धि होगा, और वृद्धि होगा तो घटेगा। अब घटा क्यों है? तो 15 से कहां गया? 16 बढ़ गया, तो बढ़ गया तो क्या होगा? माइनस। अब देखिए बढ़ा कितना? एवरेज 15 था, हो गया कितना? 16। कितना साल बढ़ा? 1 साल। क्या विद्यार्थी का? 9 विद्यार्थी का। तो 9 गुने 1 बराबर कितना? 9।
और आपका यही वैल्यू आंसर आ जाएगा। 15 5 20, 20 में से 9 गया तो क्या आएगा 11 बरस, और यही बात आपका आंसर। चलिए आ जाइए आप अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वर्तमान में, वर्तमान के मतलब क्या, अभी प्रेजेंट जो चल रहा है वो, वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। यानी पिता और पुत्र का आयु का अनुपात 6:1, ये अभी का है यानी प्रेजेंट। आगे कहता है 5 वर्ष के बाद यह अनुपात बदलकर 7:2 हो जाएगा। 5 वर्ष के बाद आप एक बात बताइए कि आपका एज अभी का ज्यादा कि 5 साल के बाद का एज ज्यादा हो। तो 5 साल के बाद का एज जो है ना वो आपका ज्यादा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में भी कहा कि ये अनुपात 7:2 हो जाता है, 7:2 हो गया। आप ये बात बताइए कि प्रेजेंट से यहाँ आने के लिए क्या साल वृद्धि है, तो 5 साल वृद्धि है। क्या अनुपात में दोनों का सेम वृद्धि है, तो यहाँ तो सेम वृद्धि आ गया। सेम वृद्धि आ जाने पर तो परेशानी नहीं है। ये 6 से 7 गया मतलब 1 वृद्धि, ये 1 से 2 गया मतलब 1 वृद्धि। तो आप बताइए कि दोनों जगह जब 1 का वृद्धि हो ही रहा है तो क्या हम लोग अनुपात 1 का वैल्यू क्या 5 वर्ष लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। आपसे पूछा क्या गया, पुत्र का वर्तमान आयु, आपने देख रहे हैं कि 1 का वैल्यू 5 वर्ष और पुत्र का वैल्यू अनुपात 1 ही था, तो हम लोग कह सकते हैं 1 बराबर 5 वर्ष होगा। और यही जो मेरा है वो किसका एज हो जाएगा, पुत्र का एज। और यही आपका आंसर कितना था। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ये रेशियो बराबर नहीं होता तब क्या, तब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम आपको दूसरे तरीका से सॉल्व करते हैं कि अगर ये रेशियो बराबर नहीं होता तब हम लोग क्या करते हैं। जैसे ये रेशियो अभी बराबर नहीं, आप एक बात बताइए, अगर रेशियो बराबर नहीं हो रहा है, दोनों के बीच कितना का अंतर, 5 वर्ष का अंतर है, ये तो बात दिख रहा है। हम लोग को ना 2 बार क्रॉस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। 6 दूनी 12, 7 एकम 7, 12 में से 7 गया तो 5, यानी रेशियो में कितना बचा 5। दूसरे बार आपको दूसरे स्टेप में करना पड़ेगा क्रॉस में गुना। ये बात अब तब कीजिएगा जब आपका रेशियो का अंतर ना बराबर नहीं हो रहा हो। 7 बचे 35, 5 दूनी 10, 35 में से 10 चला जाएगा तो 25, अनुपात 5 का वैल्यू 25, अनुपात 1 का वैल्यू 5। ये कुछ देर पहले भी आप अनुपात 1 का वैल्यू 5 देखे थे, आप यहाँ पर भी 1 का वैल्यू 5 देख रहे हैं। आगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। पुत्र पूछा तो 1 का मान 5, आप बता दीजिए, आंसर 5 हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहा गया है 10वां नंबर में, कहा जा रहा है कि एबीसी जो 1:2:3 के अनुपात में राशि निवेश किया। यानी एबीसी को आप देखिएगा तो ये एबीसी क्या करता है, कोई व्यापार स्टार्ट करने वाला है जिसमें राशि जो लगाया है वो 1:2:3 लगाया है। आगे कह रहा है उनके निवेश के समय का अनुपात, यानी अब समय के बारे में जो कहा गया तो वो समय के बारे में क्या कहा जा रहा है, ये समय भी 1:2:3 है। आप एक बात बताइए, लाभ का मतलब क्या, जिस आदमी का जितना पूंजी होगा उस हिसाब से लाभ लेगा। पूंजी क्या है, खाली रुपया लगा देना पूंजी नहीं होता है। रुपया के साथ साथ आप उस रुपया को कितने दिन के लिए व्यापार में छोड़े हुए हैं ये भी देखना पड़ता है। तो ये जो लाभ का बंटवारा होगा वो पूंजी के हिसाब से होगा। पूंजी जो है वो राशि और समय दोनों को गुना करने के बाद पता चलता है कि आपका रुपया कितना दिन तक लगा हुआ है। तो आप ना एक लाइन में बता सकते हैं, जिस अनुपात में पूंजी लगेगा उसी अनुपात में होगा लाभ। पूंजी जो है वो राशि और समय का गुणनफल होगा, यानी 1 × 1 1, 2 × 2 4 और 3 × 3 9। आंसर आपका 1:4:9 हो जाए। इसका मतलब ये कि कोई आदमी 1 रुपया लगाया है, कोई आदमी 2 रुपया लगाया, कोई आदमी 3 रुपया लगाया, कोई आदमी 1 महीना के लिए लगाया, कोई आदमी 2 महीना के लिए, कोई आदमी 3 महीना के लिए। इसका पैसा 1 × 1, इसका पैसा 4 और इसका पैसा 9। और वही आपसे पूछा जा रहा है कि उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, जो अनुपात पूंजी वही अनुपात लाभ। आंसर 1:4:9। जिससे यहीं तक रहने देते हैं। कुछ दिन के बाद, जैसा अभी आपको हम वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोले थे कि हम लोग सेट 1 यानी सेट 1 किसका, एनटीपीसी का टेस्ट सीरीज का पहला नंबर का आपको उस पीडीएफ एप्लीकेशन पे
आपको टेस्ट सीरीज का एक ऑप्शन बना हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद वो जितना भी क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का उसमें डाला हुआ है वो सारा का वीडियो भी आपको मिलेगा। चलिए रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।